देखिए, अब हम लोग प्रश्नमाला 3B में जितने भी सवाल दिए गए हैं एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्नमाला 3B का जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी इस प्रश्नमाला का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जा कर के पहले कॉन्सेप्ट समझिए, तब जा कर के इस वीडियो को देखिएगा। तो प्रश्नमाला 3B का सवाल नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए। ठीक है, तो पहले हम एक से गिनती लिख लेते हैं। गिनती कैसे लिखा जाता है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती लिखी जाती है। ठीक है, आगे आप और भी लिख सकते हैं। पहले हम क्या किए? एक से गिनती लिखना शुरू किए, इस तरह से लिखे। सवाल कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर, यानी कि एक संख्या आपको छोड़ते जाना है। गिनती लिखना है एक से, और जब पहली संख्या आप लिख लिए उसके बाद एक संख्या छोड़ देना है, यानी कि इसको नहीं लिखना है। एक संख्या छोड़ दिए, फिर आपको लिखना है, फिर उसके बाद वाली जो संख्या है उसको नहीं लिखना है, फिर संख्या लिखना है, फिर उसके आगे वाली संख्या नहीं लिखना है। मतलब प्रत्येक संख्या के बाद, देखिए एक संख्या लिखे, इसके बाद एक संख्या छोड़कर, यानी कि इसको नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है। इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो सवाल कर रहा है कि किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर हम यहाँ से 2 4 6 ये सब हटा दे तो हम देख रहे हैं कि संख्याएं प्राप्त हुई है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, तो ये सब संख्याएं किस प्रकार की संख्या है? तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में विषम संख्या के बारे में बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 3 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 5 ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये सब जो संख्या आप देख रहे हैं, ये सब संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विषम संख्याएं। तो सवाल नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा विषम संख्याएं। अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखिए। आपको गिनती कहाँ से लिखना है? 2 से। ठीक है, तो पहले हम 2 से गिनती लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको जितना इच्छा है उतना लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना से ही काम हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा था कि 2 से गिनती लिखिए, तो हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए हैं। एक गिनती तो शुरुआत होती है 1 से, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 2 से गिनती लिखिए, तो हमने 2 से लिखना शुरू किया। 2 3 4 5 6 7 8 पहले गिनती कुछ हम लिख लिए। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर, तो देखिए 2 से गिनती लिखना शुरू किए और कहता है कि इस संख्या के बाद एक संख्या छोड़ देना है। तो पहले 2 लिखे, उसके बाद एक संख्या हमें नहीं लिखना है, फिर लिखना है, फिर उसके आगे एक संख्या नहीं लिखना है, फिर संख्या लिखना है, फिर उसके आगे नहीं लिखना है। तो आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है? तो देखिए 2 है, फिर उसके बाद 4 प्राप्त हो रही है, फिर 6 प्राप्त हो रही है, फिर 8 प्राप्त हो रही है। इस तरह से यहाँ लिख लेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और आगे अगर आप लिखेंगे तो इसके आगे वाली संख्या छोड़ देंगे, 9 को छोड़ करके फिर उसके आगे वाले लिखेंगे 10। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो देखिए 2 4 6 8 10 ये सब जो संख्या है ये सब सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। 6 है, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित है।
4 ये भी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, 2 ये भी 2 से कट जाएगी। तो ये सब जो संख्याएं प्राप्त हो रही है ये कैसी संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम संख्याएं हैं। तो सवाल कह रहा था कि आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, तो मुझे सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो सवाल नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा सम संख्याएं और पहला का उत्तर हो जाएगा विषम संख्याएं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्याएं छोड़कर 0 से गिनती प्रारंभ कीजिए। सवाल नंबर 3 गिनती कहाँ से प्रारंभ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि लिखने के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है कि 0 से गिनती आपको 0 से लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको जितना इच्छा है उतना आगे लिख सकते हैं, अनंत तक, कोई इसका सीमित नहीं है। ठीक है। तो सवाल 3 में कह रहा है कि 0 से गिनती शुरू कीजिए। तो पहले हम 0 से गिनती लिख लिए 10 तक। अब इसमें क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्याएं छोड़ करके लिखना है। तो कह रहा है कि 0 से शुरू कीजिए, तो 0 तो लिखेंगे, इसके बाद में 3 संख्या छोड़ देना है। तो 3 संख्या छोड़ दीजिए, 1 2 3। तो 0 के बाद हमें डायरेक्ट कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 लिखेंगे, फिर 3 संख्या छोड़ देंगे, 5 6 7। 3 को हम छोड़ दिए, फिर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फिर इसके आगे 3 संख्या छोड़ देंगे, 9 10 और 11। ये 3 छोड़ देंगे, फिर इसके आगे क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसको लिखना है। तो इतना ही से मुझे काम हो जाएगा। देखिए संख्या क्या प्राप्त हो रही है, पहले है 0, 0 के बाद जब 3 संख्या छोड़ दिए तो प्राप्त हुआ है 4। फिर 3 संख्या छोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है 8। फिर 3 संख्या छोड़ने के बाद 12। इस तरह से आगे और भी संख्याएं प्राप्त होगी, लेकिन मुझे इतना ही से काम चल जाएगा, तो इतना ही लिखे हैं। तो सवाल कह रहा है कि आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए 4 8 12 ये सब क्या है, ये सब 4 के गुणज है। 4 के क्या है, तो गुणज है। गुणज क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रश्नमाला 3A में। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि गुणज क्या होता है तो पहले जा कर के देख लीजिए। देखिए जैसे आपको कोई प्रश्न दे दिया कि 4 के गुणज लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं, किसी भी संख्या का गुणज निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं, पहाड़ा लिख देते हैं। तो 4 का पहाड़ा लिखते जाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, 4 चक 16 और आगे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए 4 8 12 था, यहाँ भी 4 8 12 है। तो ये सब क्या है, 4 के गुणज है। तो सवाल नंबर 3 आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, तो मुझे 4 के गुणज प्राप्त होती है। अब कहिएगा कि शून्य भी है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किंतु लिखने में शून्य को छोड़ दीजिए। यानी कि जब आप यहाँ लिखेंगे तो शून्य को नहीं लिखना है, शून्य हटा दीजिए। तो जब शून्य को हम छोड़ दिए तो क्या बचा, 4 8 12 और आगे इस तरह से संख्याएं प्राप्त होगी। तो 4 8 12 ये सब क्या है, ये सब 4 के गुणज है। तो सवाल नंबर 3 इसका उत्तर होगा कि 4 के गुणज प्राप्त होते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 इसमें कहता है कि एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो। ठीक है। तो सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो कह रहा है कि एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रश्नमाला 3A में। तो देखिए हम आपको जब प्रश्नमाला 3A पढ़ा रहे थे
तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं जो भी होती है उसको यहाँ पे हम लिख लिए हैं। तो देखिए, दो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है इसलिए ये सम संख्या है, और 2 जो है एक अभाज्य संख्या भी है, तो ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4 इसमें कह रहा था कि एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो, तो सवाल नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रश्नमाला 3A में, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5 कहता है कि क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस प्रश्नमाला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जाकर के देख लीजिए, उसमें बताया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कोई भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, तो सवाल नंबर 5 में देखिए एक उदाहरण देते हैं 9 एक संख्या है जो क्या है, विषम है, विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो जब ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है यानी कि ये विषम संख्या है, और ये भाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या है। कैसे, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिए 9 जो है 1 से कट जाएगा तो ये क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। 3 से भी कट जाएगा तो ये भी इसका गुणनखंड हुआ, और 9 से भी कट जाएगा तो ये भी इसका गुणनखंड हुआ। तो इस संख्या का 3 गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, ये यौगिक संख्या है और ये विषम संख्या भी है, ठीक है। तो कहता है कि यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए सवाल नंबर 5 में आपका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, यानी कि कोई भी यौगिक संख्या एक विषम संख्या होती है, और अगर है तो वो कौन सी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है 9। इससे और छोटी कोई विषम संख्या नहीं है जो यौगिक है, ठीक है। तो 9 एक ऐसी विषम संख्या है जो यौगिक है और ये सबसे छोटी है, तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6 कहता है कि 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखा हुआ है, ये क्या होती है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर ये सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि इसे अभाज्य युग्म भी बोलते हैं, तो ये किसे कहते हैं, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसी 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है। तो 1 से 100 तक के बीच में कह रहा है कि 100 से छोटी जितना भी जुड़वा अभाज्य संख्या है उसको लिखिए। तो आपको पता करना होगा कि वे कौन सी 2 अभाज्य संख्या है 100 से छोटी जिसके बीच में 2 का अंतर है। तो 1 से 100 तक पहले आप अभाज्य संख्या लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें आप पता कर लीजिए कि किन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 6, जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्या 100 से छोटी है उसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। 3 और 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, 5 7 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 11 13 इनके बीच में भी 2 का अंतर है तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, 17 19 29 31 41 43 59 61 एवं 71 और 73, तो ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 100 से छोटी है।
देखिए हम आपको यहाँ पे पहले ही बता दिए थे कॉन्सेप्ट में कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं जो भी था हम यहाँ पे लिख दिए थे और आपको बोले थे कि हो सके तो इसको याद कर जाइए। अब इसी में से आपको पता करना है कि कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब कि दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में देखिए कि 2 का अंतर नहीं है, 2 से ज़्यादा का अंतर है। यहाँ भी 2 से ज़्यादा का अंतर है, इसमें भी 2 से ज़्यादा का अंतर है, इसमें भी देखिए 2 से ज़्यादा का अंतर है। ये 73 है, ये 79 है, 6 का अंतर है तो ये नहीं होगा। हाँ यहाँ देखिए 71 और 73 इसके बीच में 2 का अंतर है तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इसको हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं 71 और 73 लिखे हैं। फिर देखिए 59 और 61 इसके बीच में 2 का अंतर है, ठीक है, तो इसको भी देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं। इसी तरह से आपको इसमें से चेक करते जाइए और जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है उसको लिखते जाइए। तो जब आप लिखेंगे तो आपको ये सब प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 7, इसमें कहता है कि निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। 3 सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है से बताइए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे ना तो खुद से कटे, बाकी किसी और संख्या से ना कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से कटती है, नहीं तो फिर वो खुद से कटती है, बाकी किसी और संख्या से नहीं कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम चेक करके देख लेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, बाकी किसी और से नहीं कट रही है। अगर बाकी किसी और से कटेगी तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम चेक करके देखते हैं। देखिए 7 का पहला, इसमें आपको दिया हुआ है 1065। देखिए ये तो 1 से कट जाएगी, ठीक है, कोई भी संख्या हो 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये तो हमें पता है, और खुद से भी कट जाती है, ये भी पता है। तो 1065 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये 1065 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। और कोई संख्या ऐसी है जिससे ये कटता है, अगर कट जाता है तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो 1065 जो है ये 3 से कट जाएगा। देखिए 1065 है और इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतर जाएगा, फिर 3 बचे 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5, फिर देखिए 3 बचे 15, पूरा पूरा 3 से ये कट गया संख्या। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, इसके अलावा किसी और भी संख्या से ये कट रहा है, तो ये फिर अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फिर भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1065 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। सवाल कर रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं। देखिए 240 1 से कट जाएगा, ठीक है, फिर ये 240 से भी कट जाएगा। कोई भी संख्या हो वो 1 से भी कटती है और खुद से भी कटती है, ये तो पता है। और किसी और संख्या से ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है से पता कर लेते हैं। तो देखिए 240 जो है 2 से भी कट जाएगा। 240 को 2 से आप काट के देख लीजिए, 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से उतर गया 4, फिर 2 दूनी का 4 कट गया और ये 0 यहाँ पे उतरा और ये चला गया यहाँ पे। यानी कि देखा जाए तो 240 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है और किसी और भी संख्या से कट रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 से कटती है और खुद से कटती है, बाकी किसी और संख्या से वो नहीं कटती है। तो सवाल नंबर 7 में ये 3 संख्या दिया हुआ है जिसमें से हम पता कर लिए कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब है
कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य नहीं है इसका मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 का तीसरा, ये अभाज्य संख्या है। आप इसको काट के देख भी सकते हैं। 139 जो है 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा, बाकी ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। आप काट के देख सकते हैं। कोई और संख्या से यहाँ पे पता करिए जिससे ये कट जाए, संभव नहीं है। ये जब भी कटेगा तो 1 से और नहीं तो फिर ये खुद से। तो इस संख्या का यहाँ पे केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 का उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है, सवाल नंबर 8 में कहता है कि लगातार 7 संख्याओं को लिखिए जिनमें प्रत्येक यौगिक हो। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको लगातार 7 संख्या लिखना है जो क्या हो, यौगिक हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 90 जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो इस देखिए ये 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भी ये कट जाएगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, यौगिक है। और लगातार लिखना है तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ये 7 संख्या लगातार है जो यौगिक है। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर जाइएगा। अब सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है से देखिए, कहता है कि 100, यहाँ देखिए 100 एवं 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो 1 से या फिर खुद से कटे, बाकी किसी और संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप पता करिए कि 100 और 110 के बीच में वो कौन कौन सी संख्या है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, बाकी किसी और संख्या से ना कटती है। उस संख्या को यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए 101, ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। ये संख्या 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, बाकी किसी और संख्या से नहीं कटेगी। फिर है 103, ये भी अभाज्य संख्या है। और फिर 107, ये भी अभाज्य संख्या है। और 109, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कि 100 और 110 के बीच में ये 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 100, 101, 103, 107 और 109। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं, ऐसे करके और यहाँ पे आप लिख देंगे 101 हो गया, फिर 103 हो गया, 107 हो गया और 109 हो गया। 100 और 110 के बीच में ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10, इसमें कहता है कि 100 को 2 रूढ़ संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब रूढ़ संख्या क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना होगा। तो यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, यानी कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्याएं होती है उसको हम यहाँ पे पहले लिख दिए थे कॉन्सेप्ट में, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए।
1 से लेकर के 100 तक जितने भी इसमें अभाज्य संख्या है इसको लिखा हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि 100 को, यानी जो 100 एक संख्या है, इसको 2 अभाज्य संख्याओं की योग के रूप में लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐसे 2 अभाज्य संख्या लिखना होगा जिसको जोड़ने पर 100 हो जाए। तब इसमें आप पता करिए कि कौन से 2 अभाज्य संख्या है जिसको जोड़ने पर 100 हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, एक है 17, ये क्या है, ऋण संख्या है। ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है, और एक संख्या है 89। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 को हम 2 ऋण संख्याओं के योग के रूप में लिख दिए हैं। पहले 2 ऋण संख्या लिखे और इसको हम जोड़ दिए। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा 83। ठीक है, 83 और 17 ये दोनों का जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया। या फिर देखिए 11 प्लस 89, 89 भी ऋण संख्या है और 11 भी ऋण संख्या है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को हम क्या किए, 100 को 2 ऋण संख्याओं के योग के रूप में लिख दिए। तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है। या फिर देखिए 29 प्लस 71, ये भी क्या है, ऋण संख्या है। 71 भी ऋण संख्या है और 29 भी ऋण संख्या है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 100 को 2 ऋण संख्या के योग के रूप में हम लिखे हुए हैं। और भी है, उसको भी यहाँ पे लिखते हैं। जैसे एक ऋण संख्या 41 है और एक ऋण संख्या 59 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है। यानी कि इन सभी को जोड़ने पर 100 होगा, और ये 2 ऋण संख्या के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सब आपका उत्तर हो गया।